हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, हम लोगों की सीरीज चल रही थी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की। आज हम आपके लिए कुछ सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स पजल लेकर आए हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है कि नहीं आती। आई होप इस तरह के क्वेश्चन में जो आज हम करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को समस्या आती है, लेकिन आज के बाद आपकी ये समस्या नहीं रहने वाली। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। सामने देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी डिस्प्ले होगा, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है एक लाइन के बारे में, और क्या कहा है इस लाइन के बारे में? कहता है 9 पर्सन्स, 9 लोग हैं जिनके नाम है A B C D E F G H और I, और वो 3 पैरेलल रोज में बैठे हैं। जी हाँ, 3 पैरेलल रोज में बैठे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये कि मैम हमने लाइन में कुछ लोग बैठाए हैं, लेकिन हमारे केस में हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एक ही लाइन होती थी जिसमें कुछ लोग बैठते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? 3 पैरेलल रो। वो 3 पैरेलल रो कैसी हैं ये भी जानना जरूरी है। देखो, पैरेलल रो 2 तरीके से हो सकती है बेटा, या तो इस तरीके से हो सकती है ना, या तो इस तरीके से हो सकती है। अब जानना ये जरूरी है कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो आगे देखो क्या बोला है। आगे बोलता है वो आपसे 3 पैरेलल रो हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब सेम ऑर्डर किसके लिए बोला है? रो के लिए नहीं, सेम ऑर्डर बोला है उन बंदों के लिए कि इन बंदों को ऐसे मत बैठा देना कि A B C ऐसे इस तरीके से या A B C ऐसे करके, नहीं। अब वो कहता है ऑल आर फेसिंग साउथ, सबके सब साउथ में देख रहे हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। आगे कहता है 3 पर्सन्स आर सिटिंग इन ईच रो, हर एक रो में, प्रत्येक रो में 3 लोग बैठे हैं। यानी अगर मान लो ऐसे बैठे होंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे बैठे होंगे तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, यही मतलब होगा। 9 लोग बैठाने हैं तो 3-3 में हमने स्प्लिट कर दिए। अब वो कहता है कि रो 1 इज साउथ ऑफ रो 2 एंड रो 2 इज साउथ ऑफ रो 3। रो 1 जो है यानी पंक्ति 1 जो है वो पंक्ति 2 के दक्षिण में है। दक्षिण में, दक्षिण मतलब ये हम दक्षिण मान लेते हैं ये इस तरीके से, यानी इस तरीके से रो है, ये कहना चाह रहा है वो कह रहा है रो 1 जो है वो रो 2 के दक्षिण में है। तो अगर ये 1 है, मान लेते हैं ये 1 है, और ये किसके दक्षिण में है? रो 2 के। मान लो ये कौन सी रो है? रो 2। ये है रो 1 और ये है रो 2। और फिर कहता है रो 2 रो 3 के दक्षिण में, तो ये हो गई रो 3। इससे मुझे पता चल गया कि रो कैसी है बेटा? रो आपकी है हॉरिजॉन्टल, ना कि वर्टिकल। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है इसके, अब सब दक्षिण में देख रहे हैं, 3 लोग यहाँ भी होंगे, दक्षिण में देख रहे होंगे 3 लोग यहाँ भी होंगे, दक्षिण में देख रहे हो 3 लोग यहाँ भी होंगे, जो कहाँ देख रहे होंगे? दक्षिण में देख रहे होंगे। रो 1 उसने कहा रो 2 के साउथ में, और रो 2 रो 3 के साउथ में। तो साउथ मतलब इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे क्या बोलता है? आगे कहता है अहेड एंड बिहाइंड मीन्स इमीडिएटली एज पर रो डायरेक्शन ऑन द सेम लाइन। यस, कहता है कि जो अहेड और बिहाइंड हम बोलेंगे वो आप एरो की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। कहने का मतलब, जैसे मान लो मैंने कहा कि A नाम का बंदा B नाम के बंदे के अहेड है, यानी आगे, बिहाइंड बोलूंगी तो पीछे। तो अहेड का मतलब, जैसे मान लो A यहाँ बैठा है तो अहेड मतलब A के अहेड मतलब A से आगे, यानी ये एरो के हिसाब से ये आगे है। ठीक है, और एरो के हिसाब से उसके पीछे ये है, तो इसके पीछे तो कोई बैठ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ कोई बैठा है तो उसके पीछे ये हो गया, उसके आगे ये हो गया। ठीक है, ये अहेड और क्या होगा? बिहाइंड के लिए। उसके बाद एग्जामिनर ने आगे इंफॉर्मेशन जो दी वो क्या है? वो कहता है कि H सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। H सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C। H नाम का व्यक्ति C नाम के व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब एक बात बताओ, अब यहां बैठाने की गलती मत करना। ये नहीं कि आप सीधा यहां बैठा रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है देखो, लेकिन बस आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन हमने किया नहीं इसलिए आपको टफ लग गया। देखो क्या बोल रहा है, C जो C बोल रहा है, H जो है वो सेकंड राइट है C के। अब C जहां भी होगा ऐसे तो बैठा होगा, चाहे वो यहां ले लो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी, हमें नहीं पता वो कौन सी रो में है, लेकिन C के सेकंड राइट में H है, तो सेकंड राइट में एक ये राइट होगा और दूसरा राइट ये, यानी कि यहाँ कौन है? H है। यही तो कहने का मतलब है, अगर H C के सेकंड राइट में है और C का फेस इधर है तो उसका राइट इधर होगा, और राइट के हिसाब से वो कहाँ जाएगा? इधर, सेकंड राइट। ठीक है, इसका मतलब C इधर और H इधर। अब यहां जिस भी लाइन में आप C को बैठाओ, जिस भी रो में बैठाओ, तो C इधर H इधर। अगर यहां बैठाओगे तो C इधर H इधर, यहां बैठाओगे तो C इधर H इधर। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये कि मुझे नहीं पता। अगर मैं ये लेकर चलना शुरू करूं तो 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, एक बार ये वाली, एक बार ये वाली, एक बार ये वाली, तो मुझे नहीं लेना। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, कोई भी क्लू दिया होगा जो इससे मिलता जुलता हो। अब कहता है जी इज अहेड ऑफ एच, जी आगे है किसके, एच के। अगर जी एच के आगे, एरो के हिसाब से आगे क्या है, ये वाली सीट है यानी आगे, और कौन है वहां पे, जी, जी एच के आगे। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि H वाला कभी भी, H और C वाला कभी भी फर्स्ट रो में नहीं होगा, क्योंकि उनके आगे G बैठा है, इसका मतलब आगे सीट है तभी तो बैठा है। इसका मतलब H कैन बी यहाँ, H कैन बी यहाँ, H इधर हो सकता है, H इधर हो सकता है, और अगर जहां H होगा वहां C होगा। लेकिन अभी भी मैं स्प्लिट नहीं करूंगी कि भाई दो पॉसिबिलिटी बना दी कि एक बार यहाँ एक बार यहाँ, नहीं। देखते हैं और कोई क्लू मिल जाए। अब कहता है ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा है ई और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब अगर ई और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, यानी कि एक और जगह होगी जिसमें ई और ए के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है। लेकिन समस्या क्या है, ई इधर है, ए इधर है, ए इधर है, ई इधर है, हमें नहीं पता। लेकिन हमको इतना पता है कि इनके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। एक रो में 3 ही तो सीट है, और उन 3 सीट में एग्जामिनर कहता है ई ए के बीच में एक ही बंदा बैठा है। इट मींस एक बैठा है एक कॉर्नर में, एक बैठा है एक कॉर्नर में, उनके बीच में एक सीट खाली है। अब ये देखकर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, वो सीट ये तो हो नहीं सकती, यानी एच और सी के साथ तो ई और ए का बैठ ही सकता। क्यों, ई और ए 2 बंदे हैं, एच और सी 2 बंदे हैं। अगर 2 और 2 एक साथ बैठ गए तो ये तो 4 हो जाएंगे। हमें तो एक रो में कितने बैठाने हैं, 2 ही बैठाने हैं। यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते, यहाँ 2 की सीट खाली है, लेकिन बेटा वो स्टार्टिंग और एंड में खाली होनी चाहिए, हमें तो ये दिया है। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 3 लोगों में एक बंदा बैठे और दूसरा बंदा बैठे और बीच में जगह खाली हो जाए। जब तक वो दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब ये दूसरी कोई रो है उसमें है, यानी एक रो इनकी है, दूसरी रो जी वाले की है और तीसरी रो इनकी है। लेकिन समस्या ये कि ये रो एच के पीछे है या जी के आगे है, इनके बीच में तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कहा था एच के आगे ये बैठा है। ठीक है, एक और चीज समझना बेटा, जब एग्जामिनर आपको बोलता है कि एच के आगे कोई बैठा है, तो आगे मतलब ये, आप ये नहीं सोचो कि एच के आगे तो मैम ये भी है, लेकिन ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में गिना जाएगा और ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूं एच के आगे तो जी बैठा है डायरेक्ट, उसके बीच में कोई और नहीं होगा, उसके आगे अगर कोई होगा तो यहां होगा, एच के पीछे कोई होगा तो इधर होगा। अब ये समस्या है कि इसको यहां करे या यहां करे, नहीं पता। अब देखो आगे क्या बोल दिया उसने आगे बोलता है लाइन, कहता है कि B सिट अहेड ऑफ D, B जो है D के आगे बैठा है। अब B D के आगे बैठा है, अब D का तो पता ही नहीं, D तो यहां भी हो सकता है, D यहां हो और B यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहां D नहीं हो सकता इधर, और हो सकता है ये वाली लाइन आगे हो, तो अगर ये वाली लाइन आगे होती तो D तब भी यहां भी नहीं हो सकता। D यहां होता तो यहां तो आगे जो लाइन, अगर मान लो यहां कोई जगह होती, ये मैंने लेट किया है सपोज, ठीक है, तो बेटा ये यहां हो नहीं तो होता नहीं, डी के आगे तो बी हो ही नहीं सकता, यहां पे डी हो सकता है, यहां डी यहां बी हो सकता है ये पीछे हो, यहां पे डी हो बीच में और उसके आगे क्या हो आपका बी हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये वाली लाइन तो उठाने वाली है ही नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि जहां डी है, डी के आगे कौन बैठा है, बी, इस तरीके से बैठा है। लेकिन ये दोनों हैं कहां नहीं पता। ठीक, अगर बी का पता चल जाए तो ए फिक्स हो जाएगा, डी फिक्स हो जाएगा, डी का पता चल जाए तो बी फिक्स हो जाएगा। अब आगे क्या बोलता है, कहता बोथ डी एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, डी और बी ई के पड़ोस में मत बैठा देना। यानी कि यहां से इन्होंने पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि बेटा या तो ई यहां होगा या तो ई यहां होगा। अगर ई यहां हुआ तो भी उसका पड़ोस में डी और बी में से कोई नहीं आ सकता। अगर वो यहां हुआ तो भी उसके पड़ोस में कौन नहीं आ सकता, डी और बी। तो उसने बोला है बोथ डी एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। इसका मतलब यहां तो बैठने का नहीं, इसका मतलब इनको अपना कोई और ही देखना पड़ेगा हिसाब किताब। जब डी भी यहाँ नहीं आ सकता, बी भी यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब इनके लिए कहीं और जगह बनी है। ठीक है, और बनी भी ऐसी है कि डी के सामने भी आना चाहिए, तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती, ये डी ये बी। मानते हो इस बात को? क्यों? क्योंकि यहीं वो बैठ सकते हैं। अगर मैं डी को इधर बैठा देती, फिर आगे वाली सीट होनी चाहिए थी जिसमें बी बैठता, जो कि इसके हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। ये खुद डी और बी में से किसी को बैठाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो आगे वो कहता है एफ सिट अहेड ऑफ द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा जो आई के इमीडिएट राइट है, आई नीचे देख रहा होगा, आई के इमीडिएट राइट यानी ये वाला बंदा जो भी होगा वो, आई के इमीडिएट राइट जो है उसके आगे बैठा है कौन, एफ। उसके आगे कौन बैठा है, एफ। यानी इस तरीके का इनका कुछ नजारा होना चाहिए। और लास्ट लाइन बोली है उसने, एफ सिट राइट ऑफ ई। ई के राइट में एफ बैठता है। ई के राइट में मतलब ई वाली रो में ही एफ बैठ रहा है। ई के राइट में, अब अगर ई यहां होता तो ई का राइट तो कुछ होता ही नहीं। आप खुद सोचो, अगर ई यहां है तो उसके राइट में तो फिर जगह ही नहीं बचेगी।
तो वो कह रहा है ई के राइट में एफ है, तो यहां पर मुझे ए करना पड़ेगा, ई को करना पड़ेगा यहां पर। ई जब यहां आएगा तभी उसके राइट में कोई जगह छूटेगी। उसने इमीडिएट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब ये 2 सीटें किसी ने ले ली हैं और वो कह रहा है ई के राइट में आपको एफ को बैठाना है, तो बेटा इसके अलावा कोई और जगह बचती ही नहीं, यहां एफ आ गया। अब खुद सोचो, एफ ने क्या कहा था? एफ ने कहा था मैं आई के राइट वाले के आगे बैठा हूं, है ना, यानी कि एफ वाली रो किसी के आगे है, ये वाली रो किसी के आगे है, वो इसके आगे नहीं, यहां पे तो जगह है, पीछे तो हो नहीं सकती, तो आगे ही होगी, यानी यहां पर ए, उसके बाजू में एफ और उसके बाजू में कौन आएगा? यहां पर आएगा ई आपका, ठीक है। अब ये वाली लाइन यहां पर फिक्स कर दो, बाकी सब फिक्स हो चुका है। यहां पे क्या थी? एफ के पीछे वाला या फिर आई के जस्ट राइट वाले के आगे एफ था, तो आई यहां होगा, आई के जस्ट राइट वाले के आगे कौन है? एफ। तो आपके 3 लोग रो के ऐसे बैठ गए, तो ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये है आपकी थर्ड रो, तो आपका आंसर होगा ये। समझ में आई बात? ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं पे पॉसिबिलिटी 2 बन रही हो या 3 बन रही हो, शुरू में ही था जब आपको नहीं पता था कि किसको कहाँ सेट करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, एक एक लाइन करके एग्जामिनर एलिमिनेट करता रहा और उसने आपको फिक्स डायग्राम दे दिया। चलिए इसे पेन डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर ने दिया है और काफी अच्छा क्वेश्चन, मंथ बेस्ड क्वेश्चन है और मंथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अच्छे वाले। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, तो मंथ बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था डेट बेस्ड क्वेश्चन, मंथ बेस्ड क्वेश्चन, है ना, डेज बेस्ड क्वेश्चन, इनका फॉर्मेट एक ही जैसा होता है। और फॉर्मेट में क्या होता है? सबसे पहले हम रखते हैं सबसे पहले डेज को और मंथ को उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो अपेयर होते हैं, एयर में हो चाहे वीक में हो। तो देखो क्या कर रहा है, कह रहा PQRSTUVNW, कह रहा एक सेमिनार में जाते हैं और सेमिनार होता है मार्च, जून, नवंबर और दिसंबर। तो मार्च, जून, मार्च के बाद जून आता है, जून के बाद नवंबर आता है, ऑर्डर में ही दिया है, और फिर दिसंबर। ऑर्डर में नहीं दिया होता तो मैं ऑर्डर में करती, ठीक है, करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दिया है। कहता है सेम ईयर, एक ही साल के, एक ही सेम ईयर के हैं, और कह रहा है इन ईच मंथ द सेमिनार्स आइदर ऑन 13th और 26th ऑफ द मंथ। जो सेमिनार है या तो 13 तारीख को होता है या तो 26 तारीख को होता है, हर महीने की 13, 26। आप खुद सोचो, 8 लोग हैं सेमिनार में भेजने और महीने हमारे पास 4 हैं, और वो कह रहा है 2 तारीखों में होते हैं, तो यानी एक मंथ में 2 हो रहे होंगे, एक 13 तारीख को, एक 26 तारीख को, एक 13 तारीख को, एक 26 तारीख को। अब देखो बेटा, यहां पर मैं देखूं तो एक मार्च की 13 और एक मार्च की 26, है ना, एक जून की 13 और एक जून की 26, फिर एक नवंबर की 13 और फिर एक नवंबर की 26, फिर एक दिसंबर की 13 और फिर एक दिसंबर की 26। होगा कि नहीं होगा? अब मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चे इसे ऐसे बनाते हैं, ये रहा मार्च, इसे बना देंगे 2 लाइन, ये मैम ये 13 तारीख, ये 26 तारीख। मार्च के बाद कर देते हैं जून, ये 13 तारीख, ये 26 तारीख। जून के बाद करेंगे नवंबर और उसके बाद करेंगे दिसंबर। मैं ये नहीं कहती कि इससे आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन इससे उन बच्चों को दिक्कत होगी जो गैप लेने में दिक्कत करते हैं। जैसे मान लो उसने कहा, मान लो इस दिन सेमिनार करने ए जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इस दिन बी जाता है, तो उनके बीच में कितने का गैप हो रहा है? 1, 2, 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, ठीक है। मान लो 13 मार्च को जाता है ए सेमिनार करने और 13 नवंबर को जाता है बी सेमिनार करने। एग्जामिनर बोल देगा कि ए और बी के बीच में 3 लोग सेमिनार में जाते हैं, ये आपको कंडीशन बैठानी है। अब मान लो आपको ये तो पता है कि ए यहां है, मान लो अब आपको बी सेट करना है, तो बच्चे सोचते हैं 3 सेमिनार हो रहे हैं, तो बच्चे सोचते हैं या 2 सेमिनार हो रहे हैं, तो बच्चे सोचते हैं 1 ही हो गया, 2 ही हो गया। आप 1 और 2 गिन तो नहीं रहे हो, ये एक बिल्डिंग का क्वेश्चन नहीं बेटा जो आप फ्लोर गिन रहे हो। आप देखो कि आपने 1 तो यहां छोड़ दिया, ये भी यहां भी तो सेमिनार होगा, फिर दूसरा यहां छोड़ दिया, तीसरा यहां छोड़ दिया, इट मींस बी का आना चाहिए, यहां आना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चा ये डब्बे गिनने में गलती कर देता है। मैं डब्बे इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी लैंग्वेज में आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है, यानी ये डेट्स मिस कर देता है। बच्चे को लगता है 1 ब्लॉक छोड़ के, 2 ब्लॉक छोड़ के, 3 ब्लॉक छोड़ के इस तरीके से बैठाना है, या 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक छोड़ के ऐसे बैठाना है। ब्लॉक नहीं छोड़ने, आप दिन तो कितने छोड़ रहे हो, कितने सेमिनार छोड़ रहे हो? 3, तो इनके बीच में 3 का गैप आ रहा है। तो समझना, मैं इस तरीके से इसलिए करती हूं कि यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, बस, बाकी कुछ नहीं। करने के लिए तो बच्चा ऐसे भी कर सकता है, आंसर तो उससे भी सही आएगा, लेकिन फिर उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो 2 डेट दी एग्जामिनर ने, 3 दे देगा तब क्या करोगे, 4 दे देगा तब क्या करोगे, है ना। तो क्वेश्चन सामने सामने रहे, ज्यादा माथा पच्ची ना करनी पड़े, इसलिए मैं ऐसा बनाती हूं, ठीक है।
अब ये समझ में आ गया होगा लोगों को, बच्चों को, सबको, कि मैम ने ऐसा क्यों बनाया। अब क्या करना है, अब एक एक बंदे को उठाओ और सेमिनार में भेजो। लेकिन उससे पहले करेंगे हम एक काम, हमें हर महीने में कितने दिन होते हैं ये पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर मंथ का डायरेक्ट नाम नहीं लेता और वो बोल देता है कि वो महीना जिसमें 31 दिन है, वो महीना जिसमें 30 दिन है, तो वहां पर हम बच जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मार्च जो होता है वो 31 का होता है, सारी दुनिया जानती है ना, मार्च 31 का होता है। जून जो होता है वो 30 का होता है, ठीक है। नवंबर जो होता है वो 30 का होता है और दिसंबर जो होता है वो 31 का होता है। सभी जानते होंगे, है ना। अगर नहीं जानते तो अच्छे से पहले एक बार रिवाइज कर लो, रट लो, जो भी करना है कि भाई कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन से दिन, कितने दिन का होता है। ऐसे में पजल्स बनती हैं, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, आगे जो बात बोली उसने उसको रखते हैं यहाँ पर, सेट करते हैं। क्वेश्चन जितना देखने में लंबा है उतना दिमाग खपाने वाला नहीं है। देखो क्या बोला, नॉट मोर देन 2% अटेंड द सेमिनार इन द सेम मंथ। बिल्कुल सही बात है, एक ही मंथ में 2 से ज्यादा लोग सेमिनार नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ही डेट्स में सेमिनार है, एक 13 को, एक 26 को। मैंने 13 ऊपर क्यों रखा, 26 नीचे क्यों रखा। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं मैम 26 ऊपर रख दे 13। भाई किसी भी महीने में पहले 13 तारीख आएगी या पहले 26 आ जाएगी, पहले 13 आएगी, फिर कौन सी आएगी, 26 आएगी। तो 13 26 13 26 13 26 इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब वो कहता है टी अटेंड द सेमिनार ऑन 13th ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। कह रहा टी नाम का व्यक्ति उस महीने में सेमिनार करता है 13 तारीख को, 13 तारीख तो दी हुई है, लेकिन टी नाम का व्यक्ति उस महीने में सेमिनार करता है जिस महीने में 30 दिन होते हैं। अब जिस महीने में 30 दिन होता है यानी कि वो इशारा कर रहा है जून और नवंबर की तरफ, क्योंकि 30 दिन तो सिर्फ जून और नवंबर में ही है। तो मैंने कहा ठीक है, टी 13 जून को, लेकिन बेटा आपको एक और पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है वो 13 नवंबर को कर रहा हो, एक बार 13 जून, एक बार 13 नवंबर, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, उससे ज्यादा नहीं आ रही हैं, ठीक है। 2 महीने हमारे पास 30 वाले, इसलिए हम फंस गए हैं, और 13 तारीख की उसको सेमिनार में जाना है। तो या तो वो जून की 13 को जाएगा या तो फिर वो नवंबर की 13 को जाएगा, ठीक। इससे तो एग्री करते होंगे सब। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा ओनली 3% अटेंड द सेमिनार बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच में केवल 3 लोग सेमिनार करते हैं। टी को बैठाना जरूरी इसीलिए था बेटा, क्योंकि टी के कनेक्शन वी के साथ है। टी नहीं बैठेगा तो वी नहीं बैठेगा, है ना। अब वो कह रहा है जो वी है वो और टी के बीच में 3 सेमिनार होते हैं। तो बेटा टी यहाँ है, वी ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 सेमिनार का गैप है, तो 1 2 3 यहाँ कौन आ जाएगा, वी। लेकिन अगर कंडीशन नवंबर वाली हुई तो अगर वो 13 नवंबर को जाता सेमिनार करने, कौन, टी, तो 3 का गैप 1 2 3, वी नीचे तो आ नहीं सकता, नीचे तो खत्म हो गई डेट, 1 2 3, यहाँ कौन आता, वी आता। समझ रहे हो बात को, ठीक। अब वो बोलता है कि P and V attend the seminar neither on the same date nor on the same month। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा P और V ना तो इनका मंथ सेम है, ठीक है, और ना ही इनकी डेट सेम है, ठीक है। चीज समझना, उसने कहा P और V का मंथ भी सेम नहीं है और डेट भी सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि V की डेट क्या है। V की डेट इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से, तो इसके हिसाब से 13 है। डेट सेम नहीं होनी चाहिए और महीना तो होना ही नहीं चाहिए। तो डेट के हिसाब से देखें तो भाई P जो है, जो P है वो कभी भी 13 तारीख को सेमिनार नहीं करेगा, क्योंकि 13 को कौन कर रहा है, V, और V उसका दुश्मन है। वो कह रहा है V के तारीख में तो मैं करने का नहीं। तो इसका मतलब P 26 को कर सकता है, 26 को ही तो कर सकता है, यानी कि वो कभी भी 13 तारीख को नहीं करेगा, कोई सा भी महीना ले, लेकिन 26 को। लेकिन उसने साथ साथ एक और शर्त रख दी कि भाई मैं डेट भी सेम नहीं रखूंगा जो वी वाली है, और जो वी का मंथ है वो भी नहीं रखूंगा। तो वी का मंथ इसके हिसाब से कौन सा है, दिसंबर। तो पी यहां से भी अपना पॉसिबिलिटी हटा रहा है, कह रहा भाई मैं इस महीने में भी नहीं करूंगा। इसका मतलब पी के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3, पर स्प्लिट नहीं करना है कि 3 अलग अलग बनाओ। कुछ ना कुछ ऐसी लाइन आएगी जो इसे एलिमिनेट कर देगी। आगे देखो, आगे वो कहता है दूसरे वाले के हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से भी वी 13 को कर रहा है, तो 26 वाले जो ब्लॉक होंगे उसमें पी आप भेज सकते हो सेमिनार करने। लेकिन पी ने कहा वी के मंथ में नहीं, तो इसके हिसाब से वी का मंथ है मार्च, तो मार्च वाली 26 को तो पी जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो महीना फिर सेम हो जाएगा। इसके हिसाब से भी कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 3, ठीक है। अब आगे, पी डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन जून। कह रहा पी ने जून में भी सेमिनार अटेंड करने से मना कर दिया। ये रहा जून का महीना, इसमें भी पी की पॉसिबिलिटी गई, क्योंकि पी ने कहा मैं जून के महीने में भी सेमिनार नहीं करूंगा। 26 जून को नहीं करेगा, इसका मतलब ये है 13 को तो वैसे ही मना कर दिया था उसने, 26 को भी नहीं करेगा। अब पी की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, अगेन 2, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, आगे भी देखो क्या बोल रहा होगा। कहता है ओनली 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन पी एंड एस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा पी और एस के बीच में केवल 2 लोग सेमिनार करते हैं।
कौन पहले करता है कौन बाद में करता है वो तो दूर की बात है। उसने कहा P और S के बीच में 2 लोग सेमिनार करते हैं, इसका मतलब मुझे P को बैठाना पड़ेगा। जब तक मैं P नहीं बैठाऊंगी तब तक S नहीं सेट हो सकता। P का सेमिनार अगर 2 के बाद है S का, तो आप खुद सोचो बच्चे, अगर आप यहाँ P बैठा देते हो, क्योंकि P की 2 कंडीशन है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर P बैठा देते हो यहाँ पर, तो समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी कि 2 का गैप यहाँ तो ऐसा आएगा नहीं, 2 का गैप यहाँ T S को नहीं आने देगा। इसका मतलब P का यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना तो नीचे ना तो ऊपर, बनी नहीं रही कंडीशन। इसका मतलब P को यहाँ बैठाना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ बैठा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इस 26 तारीख को P जा सकता है। 2 के गैप के बाद S, यानी 1 2, यहाँ कौन होगा? S। 2 के गैप के बाद S, ऊपर गैप नहीं था इसलिए नहीं बैठाया। यहाँ की बात करें तो P यहाँ कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं P यहाँ बना दूं तो 2 का गैप S यहाँ आना चाहिए, जबकि यहाँ वाली सीट किसने ले ली है? T ने, और नीचे आ नहीं सकता, इसलिए P यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब P आएगा कौन से महीने में? नवंबर के 26 तारीख को। यहाँ P है, 2 का गैप S नीचे तो आएगा नहीं, 1 2 का गैप यहाँ S जरूर आ सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, S और P भी बैठ गए, लेकिन डायग्राम 2 है। क्या ये डायग्राम 2 ही रहने वाले हैं अंत तक? ये देखना बाकी है। तो देखो अभी इंफॉर्मेशन बची हुई है। कहता है U एंड S अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम डेट। U और S की डेट सेम है, मंथ नहीं बोला, मंथ सेम हो भी नहीं सकता। अगर महीना भी सेम हो गया, डेट भी सेम हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो कह रहा है U और S की डेट सेम है। इसके हिसाब से S की डेट क्या है? 13। इसके हिसाब से क्या है? 13। अगर S की 13 तो U की कितनी? U की भी 13। U के लिए कौन सी 13 छूटी है? ये नहीं छूटी, ये नहीं छूटी, ये नहीं छूटी, यही तो छूटी है, ये 13। इस वाले डायग्राम के हिसाब से बात करें तो S की डेट कौन सी है? S की डेट है फिर से 13, तो U की डेट भी होगी 13। U की डेट ये वाली 13 नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, तो नीचे बची है एक U। ठीक है, अभी तक डायग्राम चल रहा है, कमाल की बात है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? Q अटेंड द सेमिनार ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर द डे ऑन विच U अटेंड द सेमिनार। Q U से पहले सेमिनार अटेंड करता है। Q U से पहले सेमिनार अटेंड करता है। तो यहाँ तो पानी पानी हो गया सब। क्यों हो गया पानी? U से पहले सेमिनार करने के लिए Q के लिए कोई डेट तो दो, तुमने तो डेट ही नहीं रखी, है ना। इसका मतलब यहाँ तो U पॉसिबल ही नहीं है कि U ही पहला व्यक्ति हो सेमिनार करने चला जाए, क्योंकि U से पहले Q को जाना है सेमिनार करने। इधर की बात करें तो U से पहले Q जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इधर भी जगह खाली है और इधर भी जगह खाली है, यानी Q जो है कैन अटेंड द सेमिनार इन मंथ ऑफ जून 26 और इन मंथ ऑफ मार्च 26। इन दोनों में कहीं भी Q आ सकता है। ठीक है, क्योंकि U से पहले, उसे ये तो नहीं बताया ना कौन से महीने में, उसने कहा इससे पहले, पर कब हमें नहीं पता। आगे क्या बोलता है? आगे कहता है ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन Q एंड R। केवल Q और R के बीच में एक ही बंदा सेमिनार अटेंड करता है। ठीक है, अब एक की जगह यहां से बेहतर तो कहीं हो नहीं सकती इनके बीच में। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जब एग्जामिनर ने कहा कि Q U से पहले सेमिनार करता है तो U से पहले तो जगह खाली नहीं है। उसने ये थोड़ी ना बोला कि इमीडिएट, उसने क्या बोला? उससे पहले, 1 ऑफ द डेज बिफोर, उससे पहले किसी दिन। उसने इमीडिएट नहीं बोला। हाँ, अगर वो जस्ट बोलता, इमीडिएट बोलता तो पंगा हो जाता है ना, तब हम U के जस्ट आगे उसको सेट करते। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या बोला? Q और R के बीच में एक का गैप होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ तो Q आएगा नहीं, R अगर यहाँ आ जाए तो एक के गैप के बाद Q यहाँ आएगा नहीं, है ना। तो Q और R को या तो Q यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो R यहाँ होगा, R यहाँ होगा। अगर Q यहाँ तो R यहाँ, R यहाँ तो Q यहाँ। U से ऊपर भी रहेगा Q और R और Q में एक का गैप भी रहेगा। ठीक, अब समस्या ये है कि क्या ये फिक्स नहीं हो सकते या इधर और ही लगेगी। आगे देख लेते हैं, एक लाइन लास्ट बची है। ओनली 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन R एंड W। R और W के बीच में केवल कितने लोग सेमिनार करते हैं? 3। अब W ही तो बचा है, W तो हर हाल में यही आएगा। और अगर W यहाँ आ गया और W कह रहा है मेरे और R के बीच में 3 लोग सेमिनार करेंगे, तो W ये रहा 1 2 3, यानी यहाँ कौन होगा? यहाँ होगा आपका R और W के बीच में कितने लोग सेमिनार करेंगे? 3। और ऊपर कौन होगा? फिर ऊपर बचेगा आपका Q। समझ आ गई बात? ठीक है, और ये आपका होगा आंसर। इजी वन था और आपको इस तरह के क्वेश्चन प्री में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसे पेन डाउन कर लीजिए या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब आप देख पा रहे होंगे एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, लाइन का ही क्वेश्चन है और बोला है कि 10 persons आर सिटिंग इन अ रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम आर फेसिंग साउथ। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है? देखो, एक तो बच्चों को इसमें दिक्कत क्या आती है,
अगर बच्चों को दिया जाए कि एक लाइन में कुछ लोग हैं, वो साउथ में देख रहे हैं, तो वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, साउथ में देख रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। अगर वो सब नॉर्थ में देख रहे होते हैं तो भी बच्चे के लिए ईजी हो जाता है, हाँ नॉर्थ में देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कब होती है, अरे मैम इस लाइन में कुछ लोग बैठे हैं और कुछ ऊपर देख रहे हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं। अब ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं ये एक दूसरे को परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बंदा नॉर्थ और साउथ में होता है तो उसका लेफ्ट और राइट चेंज होता है, और जब लेफ्ट और राइट चेंज होता है तो हर स्टेटमेंट में हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा एक रो है जिसमें 10 लोग हैं, तो भाई ये रो है, 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब उसने बोला कुछ ऊपर कुछ नीचे। कुछ बच्चे कहते हैं कि 10 हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए मैम, 5 ऊपर और 5 नीचे कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऊपर और नीचे यानी नॉर्थ और साउथ का रेशियो क्या है वो आप नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 5-5 कर दिया जब तक एग्जामिनर ना बोल दे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक एक लाइन लेनी है और सेट करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। कहता है पी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एंड बोला है यानी पी की बात चल रही है। पी जो कि चौथे कहाँ है, बाईं ओर, किसके, क्यू के, क्यू के चौथे बाईं ओर है, और साथ ही साथ P जो है वो एक एंड पर है यानी कोने पर है। अब मुझे एक हिंट तो पता चल गई, अगर P कोने पर है तो लाइन के कितने कोने होते हैं, 2 कोने होते हैं मैम, है ना। एक ये कोना और एक होता है ये वाला कॉर्नर, यही होता है। तो चलो इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटी में जाएगा, 2। कुछ बच्चे कहेंगे मैम पॉसिबिलिटी ना बनाते तो कैसा रहता, हम बिना पॉसिबिलिटी के नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी रिस्क मत लेना, बिना पॉसिबिलिटी भी कर सकते हो कि आगे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें नहीं पता आगे जाके क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो आप बार बार नहीं पढ़ो, एक ही बार पढ़ो। ये हमारा वो है कि भाई एक ही बार पढ़ना है बच्चे ने। ठीक है, तो मैंने P को बैठा दिया। अब P ने क्या कहा था, P कह रहा था कि मैं Q के 4th लेफ्ट में बैठा हूं। अगर P किसी के 4th लेफ्ट या 4th राइट कहीं भी बैठा हो तो इसका मतलब उन लोगों के बीच में 3 का गैप होता है, क्योंकि 4th तो वो खुद होता है ना। तो यानी 1 2 3 यानी यहाँ Q है, 1 2 3 यानी यहाँ कौन है, Q है। Q के लेफ्ट में बैठा है, Q के लेफ्ट में कौन, P। अगर Q के लेफ्ट में P बैठा है, Q यहाँ देख रहा है, तो ये लेफ्ट इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q को ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ फेस करना पड़ेगा। ये Q नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये उसका क्या है बेटा, लेफ्ट, ये उसका क्या है, राइट। तो लेफ्ट यानी 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन बैठ गया, P। लेकिन अगर P इस कोने में ना होता और इस कोने में होता तो Q को कहाँ देखना पड़ता बेटा, नीचे। क्यों, अगर Q नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट यहाँ होगा, यानी 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से। तो 1 2 3 4, P कहाँ देखता है हमें नहीं पता। इतनी बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गई। ये है इसका कैसे इनिशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे लाइन को। आगे लाइन क्या कह रही है, आगे कहते हैं, कह रहा मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड R। Q और R के बीच में मोर देन 3, 3 से अधिक। 3 से अधिक तो बेटा 4 भी होता है, 3 से अधिक तो 5 भी होता है, 3 से अधिक तो बहुत सारे होते हैं। यानी कि 3 से अधिक, 3 मत ले लेना, 3 से अधिक। अगर बोल रहा होता है एटलीस्ट 3, कम से कम 3, तो 3 2 1 0 कितना भी चलता। उसने क्या बोला, 3 से अधिक, तो 3 से अधिक तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर उसने कहा Q और R के बीच में 3 से ज्यादा लोग होंगे, यानी मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम 4 तो होंगे, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर Q यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ तो बात नहीं बनने वाली, 4, कम से कम 4 लोग लेने हैं मुझे Q और R के बीच में। 3 से बड़ा नंबर 4 ही होता है ना, फिर 4 से बड़ा आगे करेंगे। इधर देखें तो 1 2 3 4, यही R बैठ सकता है और कहीं नहीं। क्यों, क्योंकि मिनिमम 4 लोग और मैक्सिमम तो कितने भी आ सकते हैं, 3 से ज्यादा लेते तो 3 से ज्यादा 4, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। इधर की बात करें तो इधर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर की बात करें तो Q और R के बीच में 1 2 3 4, है ना, यहीं पे आएगा R। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, 4 लोग, मिनिमम 4 लोग होने चाहिए, 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा 4, 4 से बड़ा नंबर हमारे पास है ही नहीं, हम क्या करें, है ना। इस तरफ पॉसिबिलिटी नहीं है, उस तरफ देखें तो एक ही जगह है कोने वाली, ठीक, बैठा दिया। समझ में आ रही है बात। अब देखो आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है आपसे, कहता है बोथ आर, सॉरी, फिर कहता है एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। एस थर्ड है किसके राइट, टी के राइट। अब ये फंसाता है, जब उसने कहा एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो टी कहाँ देख रहा है पता ही नहीं है, मान लो ऊपर देख रहा है। एस इसके थर्ड राइट यानी 1 2, एस यहाँ है, एस कहाँ देख रहा है नहीं पता है। अगर टी नीचे देखता तो ऑब्वियसली बेटा, अगर टी नीचे देखता तो ऐसे देखता, ऐसे तो देखता, तो उसके 1 2 3 यहाँ ऐसा होता, यानी कुछ भी हो जाए इनके बीच में 2 लोग बैठने चाहिए, ये कहने का मतलब है। और टी के दाएं ही एस होना चाहिए, टी का तो फिर हम फेस उसी हिसाब से बना देंगे,
ठीक है, इधर होगा तो ऊपर बनाएंगे, इधर होगा तो इधर बनाएंगे, क्योंकि राइट में एस है। अब समस्या आती है, बच्चा कहता है मैम कहाँ बैठा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है बेटा, हो सकता है टी और एस यहाँ बैठे हो, तब भी 2 का गैप आ जाएगा। हो सकता है टी यहाँ बैठा हो, 2 छोड़ के एस यहाँ बैठा हो सकता है टी यहाँ हो, 2 छोड़ के एस यहाँ, हो सकता है टी इधर हो, 2 छोड़ के यहाँ एस, हो सकता है टी इधर हो, 2 छोड़ के यहाँ एस, यानी बहुत झोल है। यानी अगर आप इस लाइन को उठाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएंगी। छोड़ दो लाइन, छोड़ दी हमने ये लाइन, ठीक है, हमने वक्त के उस पर छोड़ दी कि भैया आगे कोई लाइन आएगी तो देख लेते हैं, कुछ ना कुछ लिंक जरूर करेगा एग्जामिनर, ठीक है, नहीं करता तो फिर तो वो है, फिर तो बनानी पड़ेंगी। आगे क्या बोल रहा है, कहता है एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, किसके लिए बोल रहा है, एस के लिए। एस की बात चल रही थी कि एस टी के दाएं तीसरे स्थान पर है, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि वो एक पड़ोसी है, किसका, निकटतम पड़ोसी है आर का। अगर एस आर का निकटतम पड़ोसी है तो एस यहीं तो बैठेगा, अगर एस आर का निकटतम पड़ोसी है तो एस इधर ही तो बैठेगा, और तो कोई नहीं बैठ सकता। निकटतम पड़ोसी मतलब जस्ट बगल में। एस यहां बैठ गया तो 2 के गैप के बाद टी, ठीक है, डजंट मैटर टी कहां देख रहा है, 2 के गैप के बाद टी, तो 2 का गैप एक इधर ही हो सकता है, यहाँ टी, 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ टी। अब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दो, टी के दाएं एस होना चाहिए, तो टी ऊपर देख रहा होगा, 1 2 3 दाएं हो गया। इधर देखें तो टी के दाएं एस होना चाहिए, अगर ये ऊपर देखता तो दाएं तो नहीं है एस, तो इसको कहां दिखाना पड़ेगा, नीचे, तो इसके दाएं कौन होगा, एस होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अगर ये लाइन ना होती तो तब हम टी और एस को नहीं बैठा सकते थे, ठीक है। आगे वो बोलता है आपसे बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, कौन बोथ, एस एंड आर, एस जो कि निकटतम पड़ोसी है आर का, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एस और आर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये दोनों एस और आर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन इनकी, लेकिन साउथ है या नॉर्थ है ये नहीं पता, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, कहता है कि यू सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, जो एस के तुरंत बाएं बैठा हुआ है उसके फोर्थ राइट में यू बैठा है। अब ये है कॉम्प्लिकेटेड लाइन, एस के जो कहां बैठा है, तुरंत बाएं, इमीडिएट लेफ्ट जो बैठा है किसके, एस के, मान लो एस ऊपर देख रहा है, उसके इमीडिएट लेफ्ट यानी तुरंत बाएं कौन बैठा होगा, ये बंदा, जो भी इसका नाम होगा, एक्स वाई जेड जो भी होगा, इसके फोर्थ राइट में कौन होना चाहिए, यू। अगर ये भी ऊपर देख रहा होता तो इसके फोर्थ राइट में यानी 1 2 3 4 यहां पर कौन बैठा है, यू, यही तो मतलब हुआ। लेकिन दिक्कत तो ये है कि एस नीचे भी देख सकता है, हो सकता है एस नीचे देख रहा हो, नीचे देख रहा होगा तो फिर और चीजें उलट पलट हो जाएंगी। तो अब ये लाइन है कॉम्प्लिकेटेड, देखो अब खुद सोचो, एस के इमीडिएट लेफ्ट में ये भी हो सकता है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में ये भी हो सकता है, क्योंकि एस ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है पता ही नहीं। यहां की बात करें तो एस नीचे भी देख सकता है ऊपर भी देख सकता है, ऊपर देखने, अगर ये ऊपर देख रहा होगा तो ये बंदा फिर नीचे देखेगा, क्योंकि इसके राइट में यू है और यहां जगह नहीं बची ज्यादा। यहां की बात करें तो अगर एस ऊपर नीचे देख रहा होगा और इसके तुरंत बाएं वाले के लेफ्ट में, और ये भी बंदा नीचे देख रहा होगा, तो राइट में यू नहीं हो सकता। ये मैं क्या कह रही हूं समझना, ये वाली लाइन सीधे शब्दों में समझो नहीं उठानी। क्यों, अगर ये लाइन उठाती हूं तो बहुत फंसूंगी, ठीक है, ये वाली लाइन अगर मैं उठाती हूं तो बहुत फंसूंगी। अब थोड़ा लगाते दिमाग, अगर मान लो कि एस का इमीडिएट लेफ्ट वाला बंदा ये होता मान लो, और एस ऊपर देख रहा होता, फॉर एग्जाम्पल, आप आर को भूल जाओ अभी कि आर कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, लेकिन अगर एस ऊपर देख रहा होता और एस के इमीडिएट लेफ्ट में आर होता, तो आर के कहां, दाएं दाएं चौथे नंबर पे कौन होता, यू। और आर और एस ने अभी भी क्या कहा था कि हम दोनों तो एक ही जगह देखेंगे, तो इसका मतलब फिर आर भी ऊपर देखता, और क्योंकि एस ऊपर देख रहा है, एस ऊपर आर ऊपर, और ये भी इसके इमीडिएट लेफ्ट है, और इसके इधर जाके 3 सीट छोड़कर चौथी सीट में होना चाहिए यू। तो 1 सीट 2 सीट तीसरी सीट चौथी सीट में तो यू हो ही नहीं सकता, और टी को हम भगा नहीं सकते, टी तो पहले आया था, इसका मतलब ऊपर तो हो नहीं सकते। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन कि भाई नीचे दिखा दो, अगर एस नीचे देखेगा तो फिर आर भी नीचे देखेगा, लेकिन अब एस का इमीडिएट लेफ्ट, एस का तुरंत बायां कौन हो जाएगा, एस नीचे देख रहा है बेटा, उसका बायां हो जाएगा ये बंदा। ये बंदा कह रहा है कि मेरे दाएं, तो इस बंदे के दाएं इधर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जगह ही नहीं है हमारे पास। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये बंदा ऊपर देख रहा हो, अगर ये बंदा ऊपर देख रहा हो तो इसके दाएं चौथे नंबर पर यू हो सकता है, तो 1 2 3 4 यहां पर यू हो सकता है, ठीक है। यू कहां देख रहा है हमें मतलब नहीं है, ठीक। इसकी अगर हम बात करें और मैं कहूं कि एस जो है वो नीचे देख रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर एस नीचे देख रहा होता तो आर भी नीचे देख रहा होता। अगर एस नीचे देख रहा है तो एस का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ये। अगर ये नीचे देख रहा है तो इसका बायां होगा इधर, यानी आर, अगर उसका बायां आर है तो आर के दाएं आर का क्या होगा, ये राइट।
3 छोड़कर यू होना चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ तो यू हो नहीं सकता। इसका मतलब एस नीचे देख ही नहीं रहा है, एस नीचे नहीं देखेगा तो आर भी नहीं देखेगा, ये दोनों कहाँ देख रहे होंगे? ऊपर। एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ये बंदा, ये। इसके राइट में कौन बैठा है? यू। उधर तो हो नहीं सकता, अगर ये बंदा ऊपर देखे तो राइट में तो जगह ही नहीं है, तो मैंने कहा तुम नीचे देख लो। राइट कहाँ है इसका? इधर। 1 2 3, चौथे नंबर पे कौन है? यू, यानी इधर होगा। अब इस बंदे का नाम हमें नहीं पता वो कौन है, ठीक है, हमें बताया था बस आर और एस सेम डायरेक्शन में देख रहे, इस हिसाब से हमने बैठा दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। इतनी बात समझ में आ गई तो अब आगे देखो। आगे वो बोलता है आपसे, कहता है वी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। डब्ल्यू जो कि हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। डब्ल्यू एस का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर कौन नहीं हो सकता? डब्ल्यू। यहाँ पर कौन नहीं हो सकता? डब्ल्यू। और डब्ल्यू के लिए ही बारे में एक बात बोलिए कि वी जो है वो फोर्थ लेफ्ट है उस व्यक्ति के जो सेकंड राइट है डब्ल्यू के। अब देखो, जो बंदा सेकंड राइट है डब्ल्यू के, डब्ल्यू कहाँ देख रहा है हमें खुद नहीं पता, मान लेते हैं डब्ल्यू के सेकंड राइट यानी इधर, ये जो बंदा है, इस बंदे के फोर्थ लेफ्ट में वी बैठा है, इसके फोर्थ लेफ्ट में, मान लो ये भी ऊपर देख रहा है, फोर्थ लेफ्ट यानी 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है आपका वी, ये वी बैठा है। इस तरीके से वो बोल रहा है, ठीक है। मैं कोई भी एक डायरेक्शन ले रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि वो नॉर्थ में देख रहा है कि साउथ में देख रहा है, मुझे नहीं पता, मैं बस ये देख रही हूँ कि भाई किस तरीके से इसको सेट किया जाए, कैसे, क्या स्टेटमेंट है, मुझे दोबारा ना पढ़नी पड़े, ठीक है भाई, देख लेंगे जहां भी होगा। इस लाइन से कोई फायदा लग नहीं रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है वी एंड पी फेसिंग द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। वी और पी एक ही दिशा में देखते हैं, यानी वी और पी की डायरेक्शन जो है वो क्या है? सेम है। अब पी की नहीं पता तो वी की कैसे पता चलेगी, ठीक है। फिर क्या बोलता है? एक्स सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। एक्स वाई के फोर्थ लेफ्ट में, एक्स वाई के फोर्थ लेफ्ट में, मान लो वाई ऊपर देख रहा है, 1 2 3, फोर्थ लेफ्ट में कौन है? एक्स। मुझे नहीं पता कौन कहाँ देख रहा है, ठीक है, बात का ध्यान रखना। अब खुद सोचो, ये वाली लाइन काम की है, क्यों? एक्स और वाई कहीं भी देखे, एक्स कहीं भी देखे, वाई कहीं भी देखे, लेकिन इनके बीच में 3 का गैप तो होना आवश्यक है, तभी तो लेफ्ट होगा, चाहे वाई नीचे देखे चाहे वाई ऊपर देखे। अगर नीचे देखेगा तो उधर एक्स होगा, इधर ऊपर देखेगा तो इधर एक्स होगा, लेकिन इनके बीच में 3 का गैप। आप खुद सोचो कहाँ पे आ सकता है 3 का गैप, खुद सोचो भाई। 3 का गैप अगर मैं एक्स और वाई में से किसी को यहाँ बैठा दूं इधर, तो 1 2 3, यहाँ तो वाई नहीं आ सकता, वाई को यहाँ बैठा दूं तो 1 2 3, एक्स यहाँ नहीं आ सकता, इधर बैठाऊंगी तो 3 का गैप उधर है नहीं, यहाँ तो भूल जाओ। इधर की बात करो, अगर एक्स यहाँ बैठा दूं तो 1 2 3, यहाँ वाई आ नहीं सकता, यहाँ वाई बैठाऊं तो 2 3 यहाँ आ नहीं सकता, तो एक ही जगह बची है ये वाली, एक ये एक्स और किसको बैठाने के लिए? वाई को बैठाने के लिए, इसके अलावा कोई और जगह नहीं हो सकती, ठीक। अब इसका मतलब यहाँ एक्स और वाई है, तो आपको अब दिमाग नहीं लगाना कि आपको किसको कहाँ बैठाना है, आप एक्स और वाई को सेट कर दो, आपको नहीं पता, ठीक है, क्या सेट करेंगे। डब्ल्यू ने यहाँ आने से मना किया था बेटा, डब्ल्यू ने कहा था मैं एस के पड़ोस में नहीं आऊंगा, और ये वाली सीटें एक्स वाई ले जा चुके हैं, तो डब्ल्यू फिर कहाँ आएगा? पी के बगल में आएगा कि नहीं आएगा। फिर बचा वी, वी कहाँ आएगा? फिर वी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, वी तो यहीं आएगा। फिर अभी सेट करते हैं सारी डायरेक्शन के हिसाब से। अब अगर यहाँ की बात करें, इधर की बात करें, तो यहाँ भी 3 जगह इधर ही है, यहाँ और यहाँ, इसके अलावा ही नहीं। अब यहाँ एक्स या वाई, ठीक है, उसी तरीके से उधर भी एक्स या वाई, इधर एक्स या वाई, 3 का गैप इधर ही आ रहा था। अब डब्ल्यू इधर आएगा नहीं, तो डब्ल्यू फिर इधर आएगा, फिर यहाँ कौन आएगा? यहाँ वी आएगा, ठीक है, यहाँ वी आएगा, ये सेट हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी कहाँ देख रहा है? ऊपर, और उसने कहा था वी और पी एक ही डायरेक्शन में देखें, वी ऊपर तो पी ऊपर, वी नीचे, यहाँ का वी नीचे तो यहाँ का पी नीचे, ठीक, समझ में आ रही है बात? चलो अब जरा देखो आगे क्या बोला। आगे बोलता है वो आपसे, कहता है एक्स सिट फोर्थ टू द राइट लेफ्ट ऑफ वाई, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एक्स और वाई की विपरीत दिशा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अभी देख लेंगे कैसे अपोजिट करते हैं इन्हें। फिर बोलता है पर्सन हु सिट एन एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो लोग कोने पे बैठे हैं, कोने पर लेफ्ट और राइट पे, वो अपोजिट देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है, मान गए, ये ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, दोनों में ही चल रहा है, तो है ना। फिर बोलता है आगे, आर डज नॉट फेस साउथ। आर को साउथ में मत दिखाना, ये आर कहाँ देख रहा है? साउथ में, और वो क्या कह रहा है? आर साउथ में नहीं देखेगा। मैं चाहती तो इसको सेट कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक लाइन और है जो ज्यादा अच्छे तरीके से बता देगी भाई ये डायग्राम गलत है, आर साउथ में नहीं देखेगा, तो हमारा अर्थ यहाँ नॉर्थ में देख रहा है, यहाँ साउथ में देख रहा था, तो ये डायग्राम तो गलत हो गया। अब लास्ट लाइन बोलता है यू एंड एक्स फेस द सेम डायरेक्शन। यू और एक्स की एक ही दिशा है, यू और एक्स की, यू का पता चल जाए तो एक्स का पता चल जाएगा, एक्स का पता चल जाए तो यू का, अब चाहे एक्स यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक।
यानी ये वाली लाइन भी हो गई, ठीक है, कि सेम डायरेक्शन वाली। टी और एस की लाइन भी हो गई कि टी के सेकंड राइट में एस है, ये भी हो गई, ठीक है। यहाँ यू और एस के राइट एस के इमीडिएट लेफ्ट वाले के राइट में यू था, ये वाली लाइन भी हो गई। एस के इमीडिएट लेफ्ट वाले के राइट में यू था चौथे नंबर पे, ये वाली लाइन भी हो गई। अब बची क्या, ये वाली लाइन, एक कि वाई के इधर, अब वाई ऊपर भी देख सकता है नीचे भी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठाते हैं इस लाइन को जो मैंने पढ़ी थी और छोड़ दी थी, है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही थी। क्या क्या कहा था उसने कहा था डब्ल्यू के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है, डब्ल्यू कहाँ देख रहा है नहीं पता, डब्ल्यू के सेकंड राइट। आप खुद सोचो, डब्ल्यू अगर नीचे देखता तो उसके सेकंड राइट में किसी का होने का पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट बंदा ही वी है, पी है, तो इधर तो हो नहीं सकता। तो डब्ल्यू के राइट कौन हो सकता है, ये है ना, बाकी कोई डायग्राम बचा भी नहीं। डब्ल्यू के राइट में कौन होगा सेकंड राइट में, यू, सेकंड राइट में कौन होगा, यू। अब यू जो है उसके सेकंड राइट में, उसके लेफ्ट में, अब यू कहाँ देख रहा है नहीं पता, लेकिन उसके लेफ्ट में 1 2 3 चौथे नंबर पे कौन बैठा था, उसके उधर चौथे नंबर पे वी था। अब यू अगर यहाँ है तो इधर तो वी का नामो निशान नहीं है, वी तो उधर ही है। तो अगर ऐसा है तो उससे नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में है वी, तो नीचे देखेगा तभी तो लेफ्ट में वी आएगा, वरना कैसे आएगा। अब ये मत कहना कि मैम आपने ये भी ऊपर बना रखा है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई अगर डब्ल्यू ऊपर देख रहा होगा और मान लो ये बंदा भी ऊपर देख रहा है, तो इसके लेफ्ट में चौथे नंबर पे वी है, तो इसके लेफ्ट में चौथे नंबर पे वी है, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका वी, ये रहा, ठीक। अब देखो ये यहाँ बैठ गया, ये यहाँ बैठ गया, ये यहाँ बैठ गया, यू का पता चल गया वो नीचे देख रहा है। अब कितने लोग बचे हैं, 2 ही लोग तो बचे हैं, ठीक है। और उसमें भी वो क्या कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कहाँ देखते हैं, अपोजिट देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अब देखो y ने कहा था कि मेरे लेफ्ट में कौन है x, और किसी का कोई ऐसा लिंक तो नहीं बन रहा था ना कि ये यहाँ देखेगा या वो वहाँ देखेगा, या ऐसा कुछ कि इसके बगल वाला लेफ्ट राइट में ये नॉर्थ में देखता है या साउथ में देखता है, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब अगर मैं देखूं तो y अगर ऊपर देख रहा होगा, मान लो ये y है, ठीक है, y कहाँ देख रहा होगा, उसने एक और लाइन बोली थी कि कौन 2 लोग हैं जो एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, v और p, एक और बोला था शायद, देखो क्वेश्चन में एक और लाइन बोली थी, कौन था वो, बोथ v and p फेस डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, बोथ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ओके, x सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ y, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, x और y अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, हाँ यही बोला था। और u एंड x फेसिंग द सेम डायरेक्शन बोला था, u और x एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। u कहाँ देख रहा है, नीचे, तो x भी कहाँ देखेगा, नीचे। ये वाली लाइन भी लिख लेना, u और x एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, तो u और x की सेम डायरेक्शन है। अगर मैं x को नीचे बना दूं, ठीक है, मान लो मैं कह रही हूँ x यहाँ है, क्योंकि x तो यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर x यहाँ है और x नीचे देख रहा हो, तो मैंने कहा था y के और y और x कैसे होते हैं, अपोजिट। अगर ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, और अगर ये ऊपर देखेगा तो y के 4th लेफ्ट में कौन आ जाएगा, आपका x, y के 4th लेफ्ट में x आ जाएगा, और नीचे भी देख लेगा। अगर बच्चे क्या होता, x इधर होता, तो x को लेफ्ट में लाने के लिए x जो है तो y को नीचे देखना पड़ता, और फिर x जो होता है उसे कहाँ देखना होता, उसे ऊपर देखना होता। समझ में आई बात। जैसे मान लो यहाँ पर ये कंडीशन तो बैठ गई, अगर मान लो मैं ऐसा करती, मैं यहाँ पे बैठा देती x को और यहाँ बैठा देती किसको, y को, तब y के कहाँ, y के लेफ्ट में कौन था, x, तो y कहाँ देखता, नीचे, उसके लेफ्ट में, यानी 1 2 3 यहाँ कौन होता, x। अब उसने कहा था u और x एक ही डायरेक्शन में देख रहे, तब हमारा u कहाँ देखता, नीचे, x कहाँ देखता, नीचे। लेकिन समस्या किसकी होती, समस्या इसकी होती कि उन्होंने कहा था ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे, तो ये भी नीचे, गड़बड़ हो जाती है ना, y और x की गड़बड़ हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं देख पाते। इसलिए डायग्राम कौन सा सही होगा, ये कि x यहाँ होगा जो कि u की दिशा में देख रहा होगा, y यहाँ होगा जो ऊपर दिशा में देख रहा होगा, उसके 4th लेफ्ट में x होगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी बेटा, अपोजिट होंगी। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज का सेशन करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त। ठीक है, अगले एपिसोड में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए रीजनिंग।